हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज़। कल हमने किरण प्रकाशिकी का परिचय पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, वो ही डिस्कस आज हम यहाँ फिर से करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत सा आसान सा टॉपिक है। प्रकाश के परावर्तन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पृष्ठ लेते हैं। ये पृष्ठ कैसी होती है? परावर्तक पृष्ठ होती है। परावर्तक पृष्ठ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे के भाग को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जो कि एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी प्रकाश आएगा, टकराएगा, तो टकराने के बाद परावर्तक पृष्ठ के अंदर नहीं आएगा, परावर्तक पृष्ठ पे टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। और उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को ऐसे लेके आएंगे यहाँ पे। अब ये वाली प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, क्योंकि ये वाली किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, आपतित किरण रखा गया है। अब जैसे ही ये किरण यहाँ पे टकराएगी, तो टकराने के बाद ये परावर्तक पृष्ठ के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। और जब किसी भी सतह पर हम पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश करने के बाद प्रकाश अंदर नहीं जाता, प्रकाश उस पृष्ठ पर आपतित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसका मतलब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी, आपतित होगी, और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु इस पर टकराएगी और टकराने के बाद इधर चली जाएगी। अब ये जो प्रकाश की किरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, को परावर्तित किरण बोलते हैं, क्योंकि ये आपतित होने के बाद बनी है, परावर्तित होने के बाद बनी है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, परावर्तित किरण नाम रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन आप डेली लाइफ में देखते भी हो। जब आप घर में लगे जो दर्पण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, जब आप उसके सामने खड़े होते हो, तो उस समतल दर्पण में आपकी हूबहू शक्ल दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वो किसकी वजह से बनता है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से बनता है। अगर आपने घड़ी पहनी हो, तो घड़ी का शेडो आपने दीवार पर देखा होगा, कि जैसे आपने घड़ी पहन रखी है, तो प्रकाश क्या होता है, घड़ी के ऊपर आपतित होता है। आपतित होने के बाद में उसका एक रिफ्लेक्शन बनता है दीवार पर। ठीक है ना, वो भी किसकी वजह से बनता है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से बनता है। तो क्या होता है, प्रकाश आता है, आने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा क्या हो गई, कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आपतित होती है, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों का जो माध्यम है वो क्या है, समान है। क्योंकि जैसे अगर इस माध्यम को हम क्या माने, हवा माने, तो हवा में आपतित किरण भी है और हवा में परावर्तित किरण भी है, दोनों एक ही माध्यम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, इस घटना को भी हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि प्रकाश की जो किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, अब इस बिंदु पर आपतित हुई है, अब इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया है, पी बिंदु। इसको मैंने क्या नाम दिया है,
P बिंदु नाम दिया है, तो इस P बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो ये बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और चित्र में इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, या फिर चित्र में इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, या P से इसको प्रदर्शित किया गया। तो आप ये बात भी लिख सकते हो, चित्र में इसे बिंदु P से प्रदर्शित किया गया है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको कौन सी पृष्ठ लेनी है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बोल दो या समतल दर्पण बोल दो। दर्पण क्या होता है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक परावर्तक पृष्ठ लेनी है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब यही है कि जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद परावर्तक पृष्ठ में नहीं जाएगा। परावर्तक पृष्ठ क्या करेगी? उसको फिर से उसी माध्यम में पहुंचा देगी। तो प्रकाश आया, जो प्रकाश आता है उसको हम आपतित प्रकाश बोलते हैं, और जो प्रकाश टकरा के जाता है उसको हम बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। तो यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण का माध्यम क्या रहता है? सेम रहता है। माध्यम चेंज नहीं होता, लेकिन दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पहले दिशा नीचे की तरफ थी, अब दिशा किस तरफ हो गई? ऊपर की तरफ हो गई। तो इस घटना को भी हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इस पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो आपतित होने के पश्चात, मतलब आपतित होने के बाद क्या हुआ? पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस से क्या हुई? उसी माध्यम में लौट गई। अगर यहाँ पे हवा है तो हवा में लौट गई, अगर यहाँ पे पानी होता तो पानी में लौट जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे कांच होता तो कांच में लौट जाती। माध्यम एक रहेगा तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में हमें इसको किससे प्रदर्शित किया गया है? P से प्रदर्शित किया गया है। तो ये इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। हाँ स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में भी डायग्राम वो का वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक नई कहानी पढ़ने को मिलेगी। वो क्या है? अभिलंब। अब ये अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है स्टूडेंट्स। अभिलंब क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो परावर्तक पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ये हमेशा परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होती है। तो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अगर चाहो तो आप अपने इसको नोट्स में लिख सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो अब परावर्तन के नियम की शुरुआत करते हैं। तो परावर्तन के नियम का जो पहला नियम है उसमें देखो होता क्या है? आपतित किरण है, टकराई यहाँ पे, ठीक। तो टकराने के बाद में आपको एक कोण मिलेगा यहाँ पे, ये वाला कोण। और टकराने के बाद जब ये उसी माध्यम में लौटती है तब भी आपको एक कोण मिलता है, ये वाला कोण। इस कोण को हम लिखते हैं I से और इस कोण को हम लिखते हैं R से। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो यही है कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपतन कोण
तो देखो मैंने आपके सामने परावर्तन का पहला नियम लिखा है। क्या? आपतन कोण I का मान किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण R के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी परावर्तन की घटना होगी, जहाँ भी प्रकाश का परावर्तन होगा, वहाँ पे आपको दो कोण मिलेंगे। एक का नाम होगा आपतन कोण, दूसरे का नाम होगा परावर्तन कोण, और दोनों ही कोण क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की, दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरे नियम में आप देख पा रहे हो कि देखो आपतित किरण, ठीक है, और एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में तो है। तल का मतलब यहाँ पे वाइट बोर्ड से है, वाइट बोर्ड से है, ठीक है ना। वाइट बोर्ड का तल मतलब वाइट बोर्ड के तल में तो है, मतलब ये प्रकाश की किरण इस वाइट बोर्ड के क्या है? तल में है, ठीक है। और ये परावर्तित किरण इस वाइट बोर्ड के तल में है, और ये अभिलंब भी क्या है? इस वाइट बोर्ड के तल में है। अगर मैं इस वाइट बोर्ड को उठा के ऐसे रख दूं, इस तरीके से रख दूं, इसको मैं ऐसे रख दूं, जैसे ये वाइट बोर्ड ऐसे है, इसको अगर मैं इस तरीके से रख दूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। तो इसका जो दूसरा नियम होगा वो क्या होगा? आपतित। तो देखो मैंने आपके सामने दूसरा नियम लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, और एक ही तल में है। तल का मतलब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से है। तल का मतलब होता क्या है? तल का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो उसके साथ साथ चलती है। जो प्रकाश की किरण होती है वो उसके साथ साथ चलती है। जैसे ये एक पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है, तो इसका मतलब प्रकाश की किरण इस व्हाइट बोर्ड में तो है, और परावर्तित किरण भी देखो इस व्हाइट बोर्ड में है, और अभिलंब भी क्या है? इस व्हाइट बोर्ड में है, ठीक। तीनों के तीनों कौन से तल में हो गए? एक ही तल में हो गए। कौन से तल में हो गए? एक ही तल में हो गए। कभी कभार इस तल को हम आपतन तल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, और जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिस तल पर आपतित होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? आपतल तल बोल सकते हैं। ये बात आप एक्स्ट्रा में चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको ये दो नियम याद रखने हैं कि जो I की वैल्यू होती है वो R के बराबर होती है। परावर्तन का पहला नियम हो गया। I को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, R को बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कौन से तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम आपको याद रखने हैं। अब आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपतन कोण किसे कहते हैं, वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण की डेफिनेशन हो क्या सकती है। तो आप देख लो यहाँ पे आपतन कोण किस किस के मध्य बन रहा है। आपतन कोण एक तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है, तो इसका मतलब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ से आपतन कोण की परिभाषा आपको मिल गई कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये भी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। अभिलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और लास्ट में कौन सा? अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमेशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। तो किसी भी परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के पहले नियम में दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ गुण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखो मैंने आपको एक बात कही थी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है,
और विद्युत चुंबकीय तरंग किसको बोलते हैं? जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार जब प्रकाश चलता है, प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे कांच हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, कुछ भी हो, वो हर माध्यम में क्या कर सकता है? गति कर सकता है। ठीक, जब तक माध्यम सेम रहेगा तब तक उसका वेग भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं होता, मतलब वो एक ही माध्यम में चल रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेग है, वो परिवर्तित नहीं होता। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपतित प्रकाश है और जो परावर्तित प्रकाश है, इन दोनों प्रकाश का माध्यम क्या है? समान है, क्योंकि ये जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश का माध्यम क्या रहा? सेम रहा। तो इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ पे माध्यम चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा है परावर्तन में प्रकाश का जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होता। मतलब आपतित प्रकाश का वेग अगर 5 मीटर पर सेकंड है सपोज, तो परावर्तित प्रकाश का वेग भी कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड होगा। अगर इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड है तो इसका वेग भी कितना रहेगा? 50 मीटर पर सेकंड रहेगा। तो परावर्तन की घटना में प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और याद रखना है, जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो उसकी तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन नहीं होता। अब ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसका खुलासा जो होगा वो तरंग प्रकाशिकी में होगा, 12 चैप्टर में होगा, आगे वाले चैप्टर में होगा। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जब प्रकाश का वेग चेंज नहीं होता तो उसके साथ साथ उसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज नहीं होती। तो इसी के साथ साथ हम लिखेंगे तथा इसके साथ साथ, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता तो तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज नहीं हुआ है। अगर माध्यम चेंज होता तो वेग में परिवर्तन होता। ठीक है ना। अगर प्रकाश हवा से पानी में जाता है ना तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसको हम अपवर्तन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। तो परावर्तन में प्रकाश का माध्यम प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं होता, प्रकाश एक ही माध्यम में रहता है। एक ही माध्यम में रहने का मतलब आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश, इन दोनों का माध्यम क्या रहता है? चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अगर माध्यम सेम रहेगा तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका जो दूसरा बिंदु है वो है आवर्ती का। किसका है? आवर्ती का। आवर्ती का जो सूत्र होता है वो होता है v बटा लेमड़ा। आवर्ती का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? v बटा लेमड़ा होता है। v का मतलब यहाँ पे वेग है और लेमड़ा का मतलब यहाँ पे क्या है? तरंग दैर्ध्य है। जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, जब तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे आवर्ती में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे आवर्ती में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवर्ती का सूत्र क्या होता है? v बटा लेमड़ा। ये 11th क्लास में सूत्र आता है v बटा लेमड़ा। v का मतलब क्या है? वेग है, और लेमड़ा का मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य। जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, जब तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं हुआ, तो आवर्ती में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 चीज़ें परिवर्तित नहीं होती। कौन कौन सी? एक तो वेग, एक तरंग दैर्ध्य और एक आवर्ती। ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। तो फिर चीज़ कौन सी चेंज होती है? वो होती है चेंज तीव्रता। वो चीज़ कौन सी चेंज होती है? तीव्रता चेंज हो जाती है। तीव्रता परिवर्तित होती है। तीव्रता परिवर्तित होती है। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? तीव्रता क्यों परिवर्तित हुई?
क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि जब प्रकाश आता है, किसी पृष्ठ पे टकराता है, तो ये जो पृष्ठ होती है ये प्रकाश के साथ 3 तरह का व्यवहार करती है। कितनी तरह का? 3 तरह का। अगर पृष्ठ जैसे परावर्तक पृष्ठ है, क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अगर पृष्ठ कैसी है? परावर्तक पृष्ठ है, तो ये कुछ भाग तो क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी, और कुछ भाग को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। तो कुछ भाग को अवशोषित करने से तीव्रता थोड़ी सी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। परिवर्तित होने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि तीव्रता जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस आपतित प्रकाश का कुछ भाग, कुछ अंश परावर्तक पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए तीव्रता परिवर्तित हो जाती है, जिससे तीव्रता में कमी आती है। तो 3 चीज़ें परिवर्तित नहीं होती और एक चीज़ परिवर्तित हो जाती है। कौन कौन सी? वेग, तरंगदैर्ध्य और आवर्ती। इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि तीव्रता में परिवर्तन होता है, मतलब तीव्रता के मान में कमी आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का कुछ अंश परावर्तक पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज समझ में आया होगा। प्रकाश के परावर्तन का हर एक बेसिक मैंने आपको आज समझाया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकाश के परावर्तन को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, कॉपी में अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और इसको बार बार में पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।